नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से ही होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। ठंड बढ़ गई है, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी तो चलती रहनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 प्रोनाउंस स्टार्ट हो चुका है। इसके 3 वीडियो जा चुके हैं, चौथा लाइनअप में है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां तक पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन का यूजेज पढ़ा था उससे आगे। हमने अभी तक के वीडियोज में क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा प्रोनाउंस होते आखिर क्या हैं, क्यों प्रोनाउंस लाया गया इंग्लिश ग्रामर में, इनके क्या यूजेस होते हैं, क्या कारण है प्रोनाउन के आने के, कितने टाइप्स होते हैं, हर टाइप्स को हमने डिफाइन किया विथ एग्जांपल्स, है ना। उसके बाद फिर हम यूजेस पढ़े। यूजेस में हम पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं यूजेस में, जो कि अक्सर हम लोग गलती कर बैठते हैं, जिसके यूज में, मतलब अनजाने में जो जानकारी हमें नहीं होती है प्रोनाउन के यूज के बारे में, उससे रिलेटेड गलतियां हम लोग कर बैठते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर हम लोग अभी प्रोनाउन का यूजेस पढ़ रहे हैं। उसमें पिछले वीडियो तक में हमने पढ़ा कि जो भी प्रोनाउंस होंगे, जो भी प्रोनाउंस अगर कनेक्टेड हैं तो सेम केस में होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर उसमें हमने 1 2 3 2 3 1 अरेंजमेंट भी पढ़ा कि कब क्या होगा, सारे प्लूरल हो जाए तो क्या होगा। पिछले वीडियो तक ये रहा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिछले वीडियो से आगे का पॉइंट, वही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, यूजेस ऑफ प्रोनाउंस, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिछले वीडियो से आगे। आज का पहला पॉइंट है इस वीडियो में, कहता है पर्सनल प्रोनाउन इट, है ना, एस नहीं लगेगा यहाँ। पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग आमतौर पर थिंग्स और एनिमल्स के लिए होता है। हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या होता है, ही, सी, इट, और कोई नाम होता है और प्लूरल में दे होता है। तो ही तो मैस्कुलिन जेंडर को रिप्लेस करने के लिए सिंगुलर में, शी फेमिनिन जेंडर को रिप्लेस करने के लिए सिंगुलर में, इट एनिमल्स या थिंग्स को दिखाने के लिए सिंगुलर में, और प्लूरल के लिए दे होता है ना। ही, सी, इट सिंगुलर होता है और प्लूरल के लिए दे होता है। मतलब मैस्कुलिन एक से ज्यादा रहे, चाहे फेमिनिन एक से ज्यादा रहे, चाहे एनिमल्स थिंग्स एक से ज्यादा रहे, या सब में से सब हो, सब के लिए एक से ज्यादा रहने पे हम लोग दे लिखते हैं ना। तो उसमें से ही, सी और दे का तो टिपिकल एग्जाम्पल है, टिपिकल यूज है कि जहां पे किसी भी मैस्कुलिन जेंडर के लिए वह बोलना होगा तो ही लिखेंगे सब्जेक्ट के जगह पे, फेमिनिन के लिए शी लिखेंगे, और एक से ज्यादा इनमें से कुछ भी हो तो दे लिखेंगे। लेकिन इट का थोड़ा अलग भी यूज होता है। तो टिपिकल यूज क्या है, जैसे मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर के लिए ही लिखते हैं, फेमिनिन जेंडर सिंगुलर के लिए शी लिखते हैं, वैसे ही इट के लिए, इट को किसके लिए लिखते हैं, तो इट का यूज होता है थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए और एनिमल्स के लिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा इट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आता है, इसका नेचर सिंगुलर का है, इसलिए हमेशा सिंगुलर को ही रिप्रेजेंट करेगा ये। तो कोई भी एक वस्तु या एक जानवर का बात हो रहा हो तो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आप देखिए, लिखा हुआ है सी हैज ए कार, इट लुक्स ब्यूटीफुल। मतलब उसके पास एक कार है, एक गाड़ी है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, ये काफी अच्छी दिखती है, काफी सुंदर लगती है। क्या? कार। तो कार के लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे इट का यूज किया। तो ये जो वस्तु है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आएगा, वस्तु है तो वस्तु के लिए प्रोनाउन कौन सा आएगा, इट। वैसे ही है आई हैड ए काउ, इट हैड 5 legs। मेरे पास एक गाय थी, उसके 5 पैर थे। ऐसा होता ही है ना। आमतौर पे तो नहीं, लेकिन हम लोग कभी कभी ये बात देख पाते हैं, बैलों में तो खास करके, जिसे आम बोलचाल में बसहा बैल कहते हैं लोग, इधर दिखाने के लिए लेके आते हैं, जो भी उस तरह के योगी साधु महात्मा टाइप के या उस तरह के वेश में जो भी होते हैं, एग्जैक्टली उनका क्या नाम मुझे नहीं पता, तो 5 पैर वाले होते हैं। इसी तरह से मान लीजिए एक सेंटेंस का नाम कि मेरे पास एक गाय थी, इसके 5 पैर थे, तो क्या लिखा जाएगा, आई हैड ए काउ, इट हैड 5 legs। अब यहाँ पे इट का यूज किसके लिए किया गया, काउ के लिए। सिंगुलर है, एनिमल है, तो इसके लिए प्रोनाउन, काउ को रिपीट नहीं करें, ऐसे लिखना होता, आई हैड ए काउ, द काउ हैड 5 legs। अब द काउ, फिर से हम काउ का यूज नहीं करेंगे, तो काउ के जगह पे हमने इट लिखा। एनिमल्स या थिंग्स, ये दोनों में से कोई भी हो, सिंगुलर हो, तो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं।
लिखा हुआ है आई डू नॉट लाइक योर वॉच, इट इज वेरी हैवी। मुझे आपकी घड़ी पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि यह बहुत भारी है। तो ये जो इट का यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया? वॉच के लिए। थिंग्स का काम वस्तु है, घड़ी वस्तु होगा। तो हमने देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर का जो प्रोनाउन इट है, इसका प्रयोग होता है आमतौर पर थिंग्स और एनिमल्स के लिए, वस्तुओं और जानवरों के लिए। लेकिन इनका कुछ अलग भी यूज है इट का। क्या अलग है? मौसम बताना हो कि यहाँ बहुत ठंड है, बहुत गर्म है, बारिश हो रही है, बदरी है, ये चाहे समय हो, शाम है, सुबह है, आधी रात है, 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, या दिन हो, आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, या तारीख हो, आज 15 अगस्त है, 20 अगस्त है, 26 जनवरी है, इस तरह का कोई भी बात बताना हो तो उसमें इट का यूज करते हैं। जैसे कहना होगा आज मंगलवार है तो क्या कहिएगा? इट इज ट्यूसडे टुडे। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। उस दिन 15 अगस्त था, इट वॉज 15th of August दैट डे। उस दिन शुक्रवार था, इट वॉज फ्राइडे दैट डे। तो यहां पे हम इट का यूज करते हैं मौसम, समय, दिन और तारीख बताने के लिए इट का यूज। जैसे इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, तो यहां सब्जेक्ट के जगह हमने इट का यूज किया। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही बारिश हो रही है। इट इज 10 PM नाउ, अब 10 बज गए हैं। इट वॉज 10:15 व्हेन ही लेफ्ट, जब वह गया तो 10:15। 15 मिनट, जैसे 15:15 मतलब क्या हुआ? 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है ना, तो क्वार्टर मतलब हुआ चौथाई, बटे 4 कर दिए तो 15 मिनट हो गया। तो सवा जिसको लिखते हैं 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, तो क्या होता है? जिसके साथ हम सवा लगाते हैं उतना बज के 15 मिनट्स हो रहा होता है, तो उसी को कहते हैं क्वार्टर पास्ट। किसका? 10, मतलब 10 को गुजरे हुए 15 मिनट हो चुके थे, तो 10 बजे हुए 15 मिनट हो जाएगा, तो कितना समय हो रहा होगा? 10:15। वैसे ही कहेंगे 9:15 बज रहे हैं तो क्या लिखेंगे? इट इज 9:15। और 9:30 को तो हाफ पास्ट कर देंगे। और अगर 9:45, 9:45 हो गया तब क्या कहेंगे? तो यहाँ पास्ट को बिफोर कर देंगे, इट इज 10:15। ठीक है, तो ये इट वॉज 10:15 व्हेन ही लेफ्ट, मतलब जब वह गया तो क्या हो रहा था? 10:15 बज रहा था। समय बताने के लिए हमने इट का यूज किया है ना। तो दिन, समय, मौसम, तारीख बताने के लिए भी इट का यूज किया जाता है। अब इन जगहों पे इट का ऐसे स्पेसिफिकली यूज बताऊंगा आपको, एक अलग सेगमेंट, अलग वीडियो आएगा जब हमारा ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, जब हम उन सारे यूजेस पे आएंगे कि इट का यूज कहाँ होता है, लेट का कहाँ होता है, देयर का कहाँ होता है, कब हम इट, देयर, लेट का कहाँ पे कैसे यूज करेंगे, वो सेगमेंट में मैं डिटेल में इट का यूज बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए क्या है, यहाँ पे इट का जो यूज किया गया समय, दिन, मौसम, तारीख को बताने के लिए, तो इन सब उदाहरणों में हम इट को क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी वर्ड। अब समझिए इसको संक्षेप में क्या होता है। इट, देयर और लेट ऐसे शब्द हैं जिनको सब्जेक्ट के जगह पे तब यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा होता है या सब्जेक्ट उस जगह पे आ नहीं रहा होता है। ठीक है ना। अब चूंकि ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का तो हमने परिभाषा भी पढ़ा है, पर्सनल प्रोनाउन है ना इट, तो हमने परिभाषा भी पढ़ा है कि क्या होते हैं प्रोनाउंस। तो वैसे शब्द होते हैं, वह पार्ट ऑफ स्पीच, व्याकरण के वह अंग होते हैं प्रोनाउन, जिनका यूज नाउन के बदले किया जाता है, नाउन के जगह पे किया जाता है। क्यों? 2 कारणों से। एक, नाउन का रिपीटिशन हो रहा होता है, मतलब बार बार हम नाउन को यूज करना नहीं चाह रहे होते हैं, तो रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं। और दूसरा, उस जगह पे जहां पे हम नाउन को लिख ही नहीं पाते हैं, पता नहीं चल पाता है, रहता ही नहीं है या लिख नहीं सकते हैं। जैसे somebody, someone वाला हमने बताया, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पिछले वीडियो को जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले वीडियो को देखिए। जैसे someone is calling you, कोई आपको बुला रहा है, यहाँ हमें नाम ही नहीं पता है इसलिए हमने someone लिख दिया। तो वैसे ही इस जगह पे हम नाउन का यूज कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन इट का यूज किया। तो कहा जाता है कि यहाँ पे इट इंट्रोडक्टरी वर्ड है। इंट्रोडक्टरी वर्ड क्या हुआ? वैसा शब्द जो किसी जगह पे आता है तो उसका अपना मतलब नहीं होता है, वो किसी और के लिए आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे इट अपने मतलब के लिए नहीं बल्कि सब्जेक्ट के जगह को सुरक्षित रखने के लिए आया। अगर यहाँ हम इट का यूज नहीं करें तो सब्जेक्ट का जगह खाली रह जाएगा और
और सब्जेक्ट का जगह अगर खाली रह गया तो सेंटेंस सही नहीं बनेगा, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनता नहीं है, आप जानते हो। क्लियर? भले एक सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सेंटेंस बन रहा है तो सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्लाउज, कोई भी संपूर्ण सेंटेंस, सही सेंटेंस, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण वाक्य अगर कोई है तो उसका सबसे छोटा रूप जो होता है उसको क्लाउज कहते हैं। क्लाउज में क्या जरूरी है? एक सब्जेक्ट और उसके हिसाब से एक वर्ब का होना जरूरी है। तो अगर सब्जेक्ट का ही जगह खाली हो जाए तो फिर बाकी पूरा कचरा आप भर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा, वाक्य अधूरा रह जाएगा, मीनिंगलेस रह जाएगा। क्लियर है ना? तो इन जगहों पे भी हम इट का यूज करते हैं। अब इट का एक और यूज क्या है, हम किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को इंफैटिक बनाने के लिए करते हैं। सब्जेक्ट को इंफैटिक बनाना मतलब हाईलाइट करना। कई बार मैं बता चुका हूं आपको कि आसान शब्दों में अगर आपको कहना हो कि इंफैटिक बनाना किसे कहते हैं जी, तो आप कहिएगा इंफैटिक बनाने का मतलब होता है हाईलाइट करना। हाईलाइट करना तो आम बोलचाल की भाषा में आसानी से हम लोग समझ जाते हैं कि हाईलाइट करना किसको कहते हैं ना, कि किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर जोर देना, उस पर आकर्षण खींचना, लोगों का ध्यान उस तरफ खींचना कि हाँ मैं इसी के बारे में बताना चाह रहा हूं, आप इस पॉइंट के ऊपर, आप इस मुद्दा के ऊपर, इस नाउन प्रोनाउन के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे लिखा हुआ है इट वॉज राम हु हैड हेल्प्ड मी, अगर आप एक सिंपल सा सेंटेंस लिखते इसके जगह पे राम हैड हेल्प्ड मी, तो उसका भी मतलब होता कि राम ने मेरी मदद की। अब आपने क्या लिखा, इट वाज राम हु हैड हेल्प्ड मी, और इसका अर्थ क्या निकलेगा, राम ने ही मेरी मदद की थी। तो राम ने मेरी मदद की और राम ने ही मेरी मदद की थी, दोनों में क्या अंतर हो जाएगा? अंतर होगा। एक में आप खाली इंफॉर्मेशन बता रहे हो कि राम ने मेरी मदद की, दूसरे में आप कह रहे हो कि राम ने ही मेरी मदद की थी, किसी और ने मेरी मदद नहीं की। कोई बोलेगा कि क्यों राम राम करते रहते हो जी, क्या रिश्ता है तुम्हारा राम से, हमेशा राम का नाम जपते रहते हो? तब आप कहिएगा कि भैया मेरे, जब हम संकट में पड़े थे तो राम ने ही मेरी मदद की थी, तो राम राम हम क्यों नहीं जपे? तब आप कहिएगा इट वॉज राम हु हैड हेल्प्ड मी, राम ने ही मेरी मदद की थी, किसी और ने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं राम राम जप रहा हूं। यहाँ पे इट इज आई हु एम गोइंग टू हेल्प यू। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहां धर आ गया, देखिए पढ़ते पढ़ते, यहाँ पे हु के साथ एम लिखा हुआ है। इट इज आई हु एम गोइंग टू, है ना, ये तो पक्का शॉर्ट वीडियो में मैं डालने वाला हूं। इट इज आई हु एम गोइंग टू हेल्प यू। अब आप बताओ इट इज आई हु एम गोइंग टू हेल्प यू सही होगा कि इज होगा? यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करोगे और गूगल अगर कर रहे हो गलती से, तो अंबार लग जाएगा आंसर्स का। 50 आंसर मिलेगा तो 25 कहेगा इज लगेगा, 25 कहेगा एम लगेगा, दिमाग जो है ना बेल जैसा फट जाएगा। आप किसी अच्छे किताब को पकड़िए और रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज देखिए, उसमें लिखा हुआ रहेगा। क्या होता है जब यहाँ पे हु का यूज, अभी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज देखेंगे, तो उसमें एक वर्ड होता है एंटीसीडेंट, ANTECEDENT। क्या होता है? ANTECEDENT। हमने आपको बताया भी था, पूर्व पद। अभी फिर से बताएंगे, जब मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन में बता रहा था तो हमने इसकी चर्चा की थी। तो रूल क्या है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे देखिए हु है रिलेटिव प्रोनाउन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में जाके देखिए परिभाषा वाला में कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। अब उसमें हु, हुम, हुज का एक थोड़ा सा मतलब ओवरऑल आइडिया भी यूज का हमने आपको दिया था। तो ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जिसके लिए आया वो इसका एंटीसीडेंट कहलाएगा, माने पूर्व पद। पूर्व माने इससे पहले। तो हु किसके लिए आया? आई के लिए आया। हु से पहले क्या है? आई है। तो कहता है कि जो एंटीसीडेंट होता है, जो पूर्व पद होता है, उसी के अनुसार आगे वर्ब लगता है। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट है आई, तो आई के हिसाब से एम होगा कि इज होगा? एम होगा। इसलिए मेरे हिसाब से, मेरी जितनी जानकारी है अभी तक की, उसके हिसाब से यहाँ पे एम सही होगा और एम ही सही होगा। ठीक है? इसलिए आप कभी भी, आपको अगर ऐसा कंफ्यूजन लगे मन में, इट इज आई हु इज गोइंग टू हेल्प यू और हु एम गोइंग टू हेल्प यू में इज आसान लगे, इज सही लगे, एम गलत लगे तो नहीं, सावधान हो जाइए। यहाँ पे आई के हिसाब से वर्ब होगा। इट इज आई हु एम गोइंग टू हेल्प यू सही होगा, हु इज नहीं सही होगा। क्लियर है ना? यहां तक में किसी भी तरह की समस्या हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए।
देख लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन इट का ये प्रयोग हो रहा है। इट का प्रयोग आमतौर पर वस्तुओं और जानवर के लिए होता है। इट सिंगुलर है, एक वस्तु या एक जानवर के लिए होगा, ये तो आम यूज हो गया। प्लस इट का अलग भी यूज है। क्या अलग यूज है? कि जब मौसम, समय, दिन, तारीख बताना हो तब भी हम सब्जेक्ट के जगह पे इट लिख के और सेंटेंस बनाते हैं। मैं इट का यूज होगा तो आपको अलग से बताऊंगा कि कहां कहां पे इट का यूज से शुरू होगा सेंटेंस, कहां कहां पे देयर से शुरू होगा। जैसे आप कहते हैं ना, एक राजा था, देयर वाज ए किंग, तो इसमें इट कहीं नहीं लगा, क्यों? देयर क्यों लगा? तो उन शब्दों का यूज जब मैं बताऊंगा तो अलग से एक वीडियो में इसको बताऊंगा। तब तक के लिए आप जानिए कि इन जगहों पे भी इट, ये पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ पे नाउन का यूज नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट बन के कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आ पा रहा है, इस जगह पे इट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसको डमी प्रोनाउन भी यहाँ पे कहा जाता है। डमी प्रोनाउन माने क्या हुआ? डमी माने हुआ यूजलेस। नहीं, जैसे डमी किसको कहते हैं? डमी मोबाइल सेट होता है, मोबाइल के दुकान में आप जाओगे तो जो ओरिजिनल सेट होता है मोबाइल फोन, उसी के जैसा एक ऐसे ही नाकाम खाली प्लास्टिक का बना हुआ बिना काम का फोन रहेगा, कहेगा देखिए ऐसा ही दिखेगा, हम डब्बा अभी नहीं खोलेंगे, हम आपको पहले ही दिखा देते हैं, ऐसा दिखेगा, वो डमी फोन होता है। ठीक है, तो नकली प्रोनाउन है। नकली प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? इसका यहाँ पे अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, है ना, इट वाज राम हु हैड हेल्प्ड मी और राम हैड हेल्प्ड मी में क्या अंतर होगा? अगर आप कहोगे इट वाज योर फ्रेंड्स हु वर प्लेइंग इन द फील्ड दैट डे, तुम्हारे दोस्त ही उस दिन फील्ड में खेल रहे थे, एंड योर फ्रेंड्स वर प्लेइंग इन द फील्ड दैट डे, तुम्हारे दोस्त उस दिन फील्ड में खेल रहे थे। दोनों में क्या अंतर है? तुम्हारे दोस्त ही उस दिन मैदान में खेल रहे थे और तुम्हारे दोस्त उस दिन मैदान में खेल रहे थे, ही नहीं लगाएंगे। दोनों में क्या अंतर हो जाएगा? अंतर यह होगा कि तुम्हारे दोस्त उस दिन मैदान में खेल रहे थे, यह सेंटेंस खाली जानकारी के लिए है। लेकिन अगर आप कहते हो तुम्हारे दोस्त ही उस दिन मैदान में खेल रहे थे, इसका मतलब होगा कि इस बात को कोई नकार रहा है, कोई आपके बात को काट रहा है, तो फिर आप जोर देके करें कि नहीं, कोई दूसरा नहीं था, आपके ही दोस्त उस दिन मैदान में खेल रहे थे। क्लियर? तो ये हुआ एम्फेसाइज करना, एम्फेटिक बनाना, हाईलाइट करना। ठीक है ना? अब अगला पॉइंट को अगले स्लाइड में देखते हैं। ओके, अब इन एग्जांपल्स को देखिए दोस्तों। यहां पे लिखा हुआ है देयर वाज अ बेबी ऑन द बेड, इट वाज क्यूट। यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? बेबी। बेबी के लिए हमने क्या लिखा? इट। दूसरा एग्जाम्पल है अ किड केम टू मी, इट टोल्ड मी दैट ही वाज वेरी हंग्री। अब आप देखिए यहां पे एक किड लिखा हुआ है, किड के लिए हमने यहां पे क्या लिखा? इट, और यहां पे हमने उसके लिए क्या लिखा? ही। अब इन एग्जाम्पल से एक लाइन ऊपर पढ़िए, इसको दोबारा इस एग्जाम्पल पे आएंगे। क्या लिखा है? ध्यान रखिएगा, दो नोट पॉइंट्स हैं, 1 और 2। पहला करा कि अगर आदमी का बच्चा हो उसके लिए बेबी, चाइल्ड, किड या टॉडलर। टॉडलर किसको कहते हैं? 1.5 से 3 साल का बच्चा हाथ और घुटना लगा के जो चलता है तो उसको टॉडलर कहते हैं। ठीक है ना? जो इन्फेंट होता है, इसमें इन्फेंट भी आता है। इन्फेंट माने क्या होता है? नवजात शिशु, अभी 2, 4, 8 दिन का जो अभी अभी पैदा हुआ है वो इन्फेंट कहलाता है। तो इन्फेंट, बेबी, किड, चाइल्ड, टॉडलर, ये घुटना पर चलने वाला बच्चा के लिए है। ये सारे शब्द अगर यूज किए गए हों तो इन शब्दों के लिए हम ही या शी नहीं लिखते हैं, हम इट लिखते हैं। कहा जाता है कि ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों जेंडर के लिए होता है। मतलब बेबी, किड, टॉडलर, चाइल्ड, इन्फेंट, ये शब्द जो हम बच्चों के लिए यूज करते हैं, ये शब्द मैस्कुलिन और फेमिनिन, मतलब लड़की और लड़का दोनों के लिए यूज किया जाता है। इस लॉजिक के सहारे ग्रामर कहता है कि इसके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, इसको हम मैस्कुलिन फेमिनिन में अभी शामिल नहीं करते हैं। मैस्कुलिन फेमिनिन में जब आएगा तब हम मैस्कुलिन के लिए ही और फेमिनिन के लिए शी लिखेंगे, लेकिन अभी इसके लिए हम इट का यूज करेंगे। तो ये सारे शब्द जब आएंगे तो हम उसके लिए इट लगाएंगे। इसलिए देयर वाज अ बेबी ऑन द बेड। अब यहां पर अगर लिख देते ही वाज क्यूट या शी वाज क्यूट तो गलत हो जाता है।
यहाँ ही या शी नहीं लिख के इस जगह पे क्या लिखना चाहिए, इट लिखना चाहिए। लेकिन यही दूसरा एग्जाम्पल पे आप आइएगा तो देखिएगा, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल और ये तीसरा एग्जाम्पल रहा, ठीक है ना। अब क्या है, करा ए किड केम टू मी, एक बालक मेरे पास आया, इट टोल्ड मी दैट, इसने मुझसे कहा कि, अब ही वॉज वेरी हंग्री। यहां पे हमने जिसके लिए इट यूज होना चाहिए था उसके लिए क्या यूज किया, ही, तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें ही को काट के इसको सुधारना चाहिए और यहाँ ही के जगह पे इट लगाना चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर बेबी, इन्फेंट, किड, चाइल्ड, टॉडलर ये सब शब्द लिखा हुआ रहे तो उसके लिए ही सी का यूज नहीं, जब भी प्रोनाउन का जरूरत पड़े तो पर्सनल प्रोनाउन में इट का यूज करेंगे, ही सी का यूज नहीं करेंगे। और वहीं पे तीसरा एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, दैट वुमन हैड ए चाइल्ड, इट्स कलर वाज ब्राउन। इट्स किसके लिए लिखा गया, इस चाइल्ड के लिए, कि उस औरत के पास एक बच्चा था, इसका रंग भूरा था, ब्राउन था, ठीक है। अब ये पहला नोट पॉइंट है। अब दूसरा नोट पॉइंट में आइए, ये क्या था कि अगर आदमी का बच्चा हो, और आदमी के बच्चा के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, किड, इन्फेंट, टॉडलर, चाइल्ड, तो बेबी, इन सब के साथ हम लोग इट लगाते हैं, ही या सी नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर जानवर या वस्तु का नाम आदमी के नाम पर पड़ जाए, कोई कुत्ता नाम है उसका नाम जॉन रख दे, रैम्बो रख दे, है ना, कोई बिल्ली है उसका नाम पिंकी रख दे, खुशबू रख दे, ऐसा कुछ रख दे, तो जानवर या वस्तुओं का नाम अगर व्यक्तियों के नाम पे, आदमी के नाम पे रखा जा रहा हो तब हम जेंडर देखेंगे। अगर मैस्कुलिन होगा तो उसके लिए हम ही का यूज कर सकते हैं, और फेमिनिन होगी तो उसके लिए सी का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर जॉन नाम का कोई कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है, वेल ट्रेंड है, और उसका नाम मैंने रख दिया जॉन, तो आदमी का नाम हो गया वो। अब आप आइए तो मैं आपको मिलवाऊं अपने कुत्ते से, कहूं दैट इज जॉन, ही इज अ ट्रेंड डॉग। अब यहाँ पे ये जो जॉन है वो है क्या, एक्चुअली डॉग है, लेकिन चूंकि आदमी का नाम पे इसका नाम हमने रखा, इसलिए यहाँ पे जॉन के लिए हम क्या लिख दिए, ही, और ये सही हो जाएगा। जबकि जानवर और वस्तु के लिए हमने अभी पिछले स्लाइड में बताया था क्या यूज होता है, इट। कायदे से यहाँ क्या होना चाहिए था, इट, लेकिन हुआ ही। और कायदे से ये आदमी है, यहाँ पे ही या सी होना चाहिए था, किड, चाइल्ड, टॉडलर यूज करते हैं आदमी के बच्चों के लिए, तो कायदे से वहां होना चाहिए था ही या सी, तो वहां पे हुआ क्या, इट। इसको ध्यान में रखना है कि आदमी का बच्चा हो तो ही सी नहीं, इट का यूज करेंगे, और जानवर हो तो इट का यूज नहीं करके हम ही सी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कब, जब उन जानवरों का नाम आदमी के नाम पे दिया हुआ रहे तब। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, दिस इज पिंकी, सी इज अ लवली कैट। अब मेरे पास एक बिल्ली है, उसका नाम मैंने पिंकी रखा। अब आपको बताऊंगा तो कहूंगा दिस इज पिंकी या दैट इज पिंकी। इसके बाद इसके लिए क्या मैंने लिखा, पिंकी के लिए सी इज अ लवली कैट। ये बिल्ली है, फिर भी इसके लिए क्या लिखा, सी लिखा। क्लियर है, ऐसा लिखा जा सकता है। गॉट इट। अब है अगला पॉइंट, पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर रहा है। कहता है कि पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किस लिए होता है, आप जानते हो। पोसेशन जहां आया, पोसेसिव केस जहां पे आया, वहां पे संबंध या अधिकार दिखाने की बात होती है। तो कहता है संबंध दिखाने का तो काम करता ही है, साथ ही साथ पोसेसिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अब हमेशा याद रखिए, सबसे पहले जो ये आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है मैं उसके ऊपर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, इसको आप गौर से देखिएगा। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है जानते हो। पोसेसिव प्रोनाउन कैसे बनता है, पोसेसिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स पोसेसिव एडजेक्टिव एंड नाउन। जैसे MINE माइन, तो वहां MY माई प्लस कोई नाउन होगा। जैसे लिखा हुआ है दैट हाउस इज माइन। अब एक एक करके दोनों बातों को समझें। दैट हाउस इज माइन में पहला कॉन्सेप्ट ये है कि माइन यहां पे ऑब्जेक्ट है। क्लियर है तो पोसेसिव प्रोनाउन।
संबंध या अधिकार दिखाने के लिए इसका होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ से बन गया, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। यही तो रूल है कि जो पोसेसिव प्रोनाउन होगा उसका संबंध या अधिकार दिखाना तो काम होता ही है, साथ ही साथ लगे हाथ वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, वो सब्जेक्ट भी बन सकता है। यहाँ और यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे ये जो पोसेसिव प्रोनाउन माइन है, यहाँ माइन का मतलब क्या हुआ, माय हाउस। हमने क्या कहा, जो पोसेसिव प्रोनाउन है माइन, उसका मतलब हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव जो है एम वाई, माई, और उसके बाद उसके साथ नाउन हाउस। अब इसका यूज का क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। यहाँ पे माइन जो लिखा गया वहां पे हम माई हाउस लिखते तो क्या हो जाता, दैट हाउस इज माई हाउस, वह घर मेरा घर है। तो रिपीटिशन हो जाता ना हाउस का। जब आप कहते हो दैट हाउस इज माई हाउस, हाउस हाउस दो बार आया ना, तो रूल क्या कहता है कि सेंटेंस में हम नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट नहीं कर सकते तो क्या भाई, उसका रास्ता बताओ। तो रास्ता है आप पोसेसिव प्रोनाउन लगा दीजिए। तो जहां पे माई हाउस लिखना हम चाह रहे थे, जो कि गलत हो जाता, उसको हम सही करके क्या लिख दिया, माइन। जैसे लिखा हुआ है सी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर्स, वह हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। यहाँ आवर्स माने आवर फ्रेंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फ्रेंड का दोबारा यूज होता, सी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर फ्रेंड्स, तो ऐसा गलत हो जाता लिखना, इसलिए हम लोगों का पोसेसिव सेंस दिखा रहा है, इसलिए हो जाएगा सी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर्स। तो ये जो बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर्स में आवर्स है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा वह किताब मेरी है, तो हम लोग आमतौर पे एम वाई, माई का यूज का आदत पड़ा हुआ रहता है, तो हम लोग कह देते हैं क्या, दैट इज माई बुक, वह मेरी किताब है। आप सेंटेंस को समझो, लिखा कैसे जा रहा है, वह किताब मेरी है, वह मेरी किताब है, वह किताब मेरी है, वह मेरी किताब है। तो वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक, वह किताब मेरी है, दैट बुक इज माइन। तो इसमें क्या हुआ, देखिए अर्थ नहीं बदल रहा है। आप कहोगे कि अंतर क्या हुआ, अंतर कुछ नहीं है, लेकिन जब हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। तो जब हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो लैंग्वेज में हर उन चीज़ों को जानना होता है जिससे पता चले कि किसका क्या अर्थ होता है और किस बात को कितने तरीके से बोला जा सकता है। जब हम पढ़ेंगे तो हमें हर तरह का वो नॉलेज होना चाहिए जिससे हम सेंटेंस को देख के उसका सही भाव पहचाने, सही अर्थ पहचाने, तभी ना सही मायने में हम नॉलेज मतलब कि लैंग्वेज के जानकार कहलाएंगे। तो इसलिए वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक, ये भी सही है, और दैट बुक इज माइन, ये भी सही है। यहाँ जो माइन यूज किया गया पोसेसिव प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसका मतलब हुआ माई बुक। क्लियर है। अब चूंकि बुक बार बार नहीं यूज करते, इसलिए कहा जाता है दैट बुक इज माइन, या आप लिख दे दैट इज माई बुक। क्लियर। तो यहाँ पे माइन और यहाँ पे आवर्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों एग्जांपल्स को देखिए, उसमें भी ये वाला खास करके पूरा उटपटांग आपको लगेगा। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ हिज इज ए न्यू कार, हिज इज ए न्यू कार। ये कौन सा सेंटेंस बता रहे हो भाई, ये सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे हिज के जगह पे हम MINE माइन लिख देते तो होता ना, माइन इज अ न्यू कार, मतलब मेरी कार नई है ना। तो वहीं पे ही का पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों हिज होता है। जैसे आई का MY माई और MINE माइन होता है, दो अलग अलग, लेकिन ही का दोनों हिज ही होता है। तो हिज इज अ न्यू कार, मतलब अगर हम एडजेक्टिव के रूप में हिज का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, हिज कार इज न्यू, हिज कार इज न्यू। तब जो हिज होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन हिज इज ए न्यू कार लिखेंगे तो हिज प्रोनाउन है। ठीक है, समझिए इस अंतर को। वैसे उटपटांग स्टेटमेंट्स को भी देखिए, जो आपके दिमाग में जाए तो अपच लगे आपको कि क्या बाहियात लिखा हुआ है, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमेशा, सीधा साधा क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में नहीं देगा, इसलिए इनकी आदत लगाइए। तो हिज इज अ न्यू कार, इसमें हिज क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसकी कार नहीं है। योर्स वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तुम्हारा पेंटिंग बहुत सुंदर था। तो योर्स वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग में योर्स के जगह पे क्या लिखेंगे, योर पेंटिंग, योर
पेंटिंग। अब हम अगर योर पेंटिंग लिखे योर्स के जगह पे तो हो जाएगा योर पेंटिंग वाज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। पेंटिंग पेंटिंग रिपीट हो गया। नाउन को रिपीटिशन से रोकने के लिए कौन आता है? प्रोनाउन। इसलिए आ गया सब्जेक्ट बन के कौन? पोसेसिव प्रोनाउन। नाउन का रिपीटिशन भी रुक गया, संबंध का भी पता चल गया और सब्जेक्ट का जगह भी भर गया। ठीक है, जैसे कहना होगा मेरा देश महान है, तो आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट कहेंगे ना, लेकिन साथ ही साथ हम कह सकते हैं आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। तो यहाँ पे आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा और ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। ठीक है ना। उनका घर पुराना है, देयर्स इज एन ओल्ड हाउस, देयर्स इज एन ओल्ड हाउस, ये भी हम कह सकते हैं देयर हाउस इज ओल्ड। क्लियर। तो जब हम देयर्स इज एन ओल्ड हाउस कहेंगे तो वहां पे देयर्स हो जाएगा सब्जेक्ट। कहेंगे यह मोबाइल मेरा है, यह पर्स मेरा है, यह घर मेरा है, ये सारे बेंच मेरे हैं, ये डेस्क मेरा है, ये टेबल चेयर मेरा है, तो वहां पे दीज बेंचेज आर माइन, दीज टेबल्स आर माइन, दिस टेबल इज माइन। यहाँ पे माइन चाहे आवर्स जो लिख रहे हैं वो पोसेसिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो हम पोसेसिव प्रोनाउन को संबंध बनाने के साथ साथ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जैसा भी यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा पोसेसिव प्रोनाउन माने क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। और यही नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नहीं लिख के यहाँ हम पोसेसिव प्रोनाउन डायरेक्टली लिख देते हैं। क्लियर है ना। तो आई होप ये पूरा समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी कमी रह गई, कुछ भी नहीं समझ में आया आपको, कुछ भी शिकायत है आपको, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई होप ये सारे वीडियोज आपके लिए यूजफुल हैं, आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। आपको भी अगर ऐसा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के कमेंट लिंक में, और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।